हाँ, अपन पढ़ रहे हैं 12th क्लास का चैप्टर मानव स्वास्थ्य और रोग। उसको आगे कंटिन्यू करते हुए आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में। कल अपन ने पढ़ा है प्रतिरक्षक के बारे में, प्रतिरक्षक या प्रतिरक्षी या इसको अपन कहते हैं एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी के प्रकार पढ़े थे, एंटीबॉडी की संरचना भी पढ़ी अपने, वाई आकार की संरचना होती है। फिर अपने उसके बाद बेटा पढ़ा था उपार्जित प्रतिरक्षा जो है वो दो प्रकार की, सक्रिय और निष्क्रिय। वापस अपने सक्रिय और निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा के भी प्रकार पढ़े थे, कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा और प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा, और फिर निष्क्रिय प्रतिरक्षा में कृत्रिम और प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा। इसके बाद अपन आज शुरू करते बेटा प्रतिरक्षा तंत्र। देखिए बेटा इम्यून सिस्टम। अपन ने पहले पढ़ चुके हम कि हमारे शरीर में एक ऐसी क्षमता या एबिलिटी होती है जो हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले बाहरी एंटीजन, जिन्हें अपन प्रतिजन कहते हैं, या रोगाणु या सूक्ष्म जीव, उनको नष्ट करने का कार्य करती हैं, उनके प्रति अनुक्रिया करके उनको कमजोर या नष्ट करती हैं, जिससे हम आसानी से बीमार नहीं पड़ते हैं। तो ये जो, और इस क्षमता को, इस एबिलिटी को प्रतिरक्षा कहते हैं। तो प्रतिरक्षा क्या है? हमारे शरीर में पाई जाने वाली वह क्षमता जिससे शरीर में प्रवेश करने वाली रोगजनक या प्रतिजन या सूक्ष्म जीव को नष्ट कर हमारे शरीर को उससे बचाती है। यही जो प्रतिरक्षा है, ये जो इम्यूनिटी है, इस इम्यूनिटी से संबंधित हमारे शरीर के जो भी संरचनाएं हैं, जो भी अंग हैं, ऊतक हैं, कोशिकाएं हैं, ये सारे मिलकर क्या बनाता है? प्रतिरक्षा तंत्र बनाता है। तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे आज। प्रतिरक्षा तंत्र में कौन कौन सी संरचनाएं हैं, कौन कौन से अंग है, ऊतक हैं, इसके बारे में अपन आज पढ़ेंगे बेटा। तो शुरू करते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र ये क्या करता है बेटा? ये किसके लिए उत्तरदायी है? सबसे पहले दो चीजें आपको पढ़नी है बेटा कि प्रतिरक्षा तंत्र जो है ये क्या करेगा? ये हमारे शरीर में प्रतिजन से, हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले प्रतिजन से अनुक्रिया करने के लिए प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है। तो क्या करता है? प्रतिजन के प्रति प्रतिरक्षी बनाता है, प्रतिजन के प्रति प्रतिरक्षी बनाता है। कैसे बनाएगा बेटा? उस प्रतिजन को पहचान कर। तो प्रतिजन को पहचान कर उसके प्रति प्रतिरक्षी बनाएगा। फिर क्या होती है? ये प्रतिजन इस प्रतिजन के प्रति नया बना जो प्रतिरक्षी हैं, इन दोनों के मध्य अनुक्रिया होगी। तो प्रतिजन प्रतिरक्षी अनुक्रिया होगी। इस अनुक्रिया के द्वारा क्या होगा बेटा? हमारे शरीर में जो प्रतिजन एंटर हुआ है, वह प्रतिजन इस प्रतिरक्षी से या तो कमजोर हो जाएगा या नष्ट हो जाएगा, जिससे ये इसके प्रभाव अपने शरीर पर नहीं दिखाई देंगे या इसके प्रभाव नहीं पड़ते और अपन बीमार नहीं होते। तीसरा बेटा ये क्या काम करता है? प्रतिरक्षा तंत्र का क्या कार्य है? ये प्रतिजन प्रतिरक्षी जो अनुक्रिया हुई है, इस अनुक्रिया की स्मृति रखता है। अनुक्रिया की, प्रतिजन प्रतिरक्षी जो अनुक्रिया है उसकी स्मृति रखता है। स्मृति रखता है का मतलब है बेटा ये उसको याद रखेगा, ये जो रेस्पॉन्स हुआ है, ये जो अनुक्रिया हुई है, इसको याद रखेगा, और फ्यूचर में वो ही विशिष्ट अगर प्रतिजन अपने शरीर में एंटर होता है तो उस एंटीजन से वापस कैसे लड़ना है, वो स्मृति अपने शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में मौजूद रहती है। तो प्रतिरक्षा तंत्र में बेटा क्या कार्य इसका? ये शरीर में प्रवेश करने वाले प्रतिजन के खिलाफ प्रतिरक्षी बनाएगा। प्रतिजन प्रतिरक्षी अनुक्रिया होगी और इस अनुक्रिया की स्मृति अपने शरीर में शेष रखता है। इसके बाद बेटा और ये प्रतिजन का जो, ये किसके लिए उत्तरदायी है? और ये बेटा प्रतिरक्षी जो है, प्रतिजन जो है, प्रतिजन प्रतिरक्षी जो अनुक्रिया है, ये क्या करते हैं बेटा? ये अपने शरीर में एलर्जी की जो क्रिया है, एलर्जी की क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है प्रतिरक्षा तंत्र। दूसरा बेटा और किसमें महत्वपूर्ण है? अंग प्रत्यारोपण में। अंग प्रत्यारोपण, ऑर्गन ग्राफ्टिंग या ऑर्गन ट्रांसप्लांट में यह महत्वपूर्ण है बेटा। एलर्जी में, अंग प्रत्यारोपण में, और बेटा इसका कार्य है
जो स्व प्रतिरक्षा रोग है उसके लिए भी उत्तरदायी होता है। स्व प्रतिरक्षा रोग जो होता है बेटा, स्व प्रतिरक्षा रोग अपन पढ़ेंगे आगे। स्व प्रतिरक्षा रोग क्या होता है, एलर्जी क्या होती है, इनके बारे में अलग से अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तो स्व प्रतिरक्षा जो रोग हैं उनके लिए उत्तरदायी होता है प्रतिरक्षा तंत्र। अपने शरीर का अंग प्रत्यारोपण में भी प्रतिरक्षा तंत्र महत्वपूर्ण योगदान होता है। एलर्जी की जो क्रिया होती है वो भी, उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल कौन है, प्रतिरक्षा तंत्र। तो ये चीजें बेटा प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में पहले आउटलाइन है, इनको समझना जरूरी है कि प्रतिजन प्रतिरक्षी अनुक्रिया होगी उसकी स्मृति रखता है। एलर्जी में ये उत्तरदायी है, अंग प्रत्यारोपण के लिए महत्वपूर्ण है, और स्व प्रतिरक्षा रोग के लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल है। इसके बाद अपन अब पढ़ेंगे बेटा प्रतिरक्षा तंत्र की जो संरचनाएं हैं। प्रतिरक्षा तंत्र में कौन कौन सी संरचनाएं हैं। प्रतिरक्षा तंत्र की संरचनाएं, कौन कौन से अंग उत्तक हैं, वो अंग उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र बनाएंगे। तो बेटा इसमें सबसे पहला आता है लसिकाभ अंग। संरचना में सबसे पहले है लसिकाभ अंग, या इनको लिखते हैं बेटा लिम्फोइड टिश्यू। दूसरा है लसिका उत्तक, लिम्फोइड ऑर्गन, ये लिम्फोइड टिश्यू। लसिका कोशिकाएं और घुलनशील कणिकाएं, घुलनशील कणिकाएं। देखिए बेटा ये प्रतिरक्षा तंत्र की संरचना है, ये सारी संरचनाएं मिलकर क्या बनाता है बेटा, प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम बनता है। अब अपन एक एक करके बेटा इनमें जो इंपॉर्टेंट है, लसिकाभ अंग के बारे में पढ़ेंगे, लसिकाभ उत्तक क्या होता है ये पढ़ेंगे, और लसिकाभ अंग कौन कौन से हैं, प्राथमिक अंग और द्वितीयक अंग के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो चले नेक्स्ट, लसिकाभ अंग। लसिकाभ अंग, लिम्फोइड ऑर्गन। लसिकाभ अंग क्या होता है बड़ा, देखिए वे अंग, प्रतिरक्षा तंत्र के वे अंग जो लसिकाणुओं के या लिम्फोसाइट के, लसिकाणु यानी प्रतिरक्षा तंत्र की जो कोशिकाएं हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लसिकाणु, इन लसिकाणुओं का निर्माण करती हैं और इन लसिकाणुओं का परिपक्वन भी करती हैं और प्रचुरोद्भवन यानी उनकी संख्या में वृद्धि भी करती हैं। तो ऐसे अंग या वे अंग जहां पर क्या होता है बेटा, प्रतिरक्षा से संबंधित जो संरचना है लसिकाणु, लसिकाणुओं की उत्पत्ति होती है यानी निर्माण होता है, उनका परिपक्वन होता है, वह प्रचुरोद्भवन होता है। तो ये तीन चीजें होती है। वैसे अंग जहां पर लसिकाणु की उत्पत्ति, लसिकाणु का परिपक्वन और उसकी संख्या में वृद्धि होती है, ये अंग कहलाते हैं बेटा लसिकाभ अंग। लसिकाभ अंग दो प्रकार के होते हैं। ये जो अंग है बेटा इनको दो भागों में बांटा है, एक प्राथमिक लसिकाभ अंग और एक बेटा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, यानी को लिखेंगे द्वितीयक लसिकाभ अंग। देखिए बेटा किस आधार पर है ये, प्राथमिक लसिकाभ अंग और द्वितीयक लसिकाभ अंग किस आधार पर बांटा है ये। लसिकाभ अंग में क्या होगा, लसिकाणु की उत्पत्ति, लसिकाणु की उत्पत्ति, परिपक्वन और प्रचुरोद्भवन में। फिर इन्हीं लसिकाभ अंगों को अपन दो भागों में बांटते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक या प्राइमरी लसिकाभ अंग में क्या होगा, वे अंग आएंगे इसमें जिसमें लसिकाणुओं का निर्माण होता है। क्या होता है, लसिकाणु का निर्माण होता है और लसिकाणुओं का परिपक्वन होता है। लसिकाणु का निर्माण और लसिकाणुओं के परिपक्वन जहां जिन लसिकांगों में होता है वो है प्राथमिक लसिकाभ अंग। और ऐसे लसिकाभ अंग जहां पर लसिकाणुओं का न तो निर्माण होता है, न ही वहां पर मैच्यूरेशन या परिपक्वन होता है,
तो यहाँ पे क्या होगा, द्वितीयक लसिका भंग में लसिकाणुओं का प्रचुरोद भवन होता है, यानी प्राथमिक लसिका भंगों से लसिकाणु परिपक्व होकर कहां पहुंचेंगे, द्वितीयक लसिका भंग में। और इन द्वितीयक लसिका भंगों में क्या होगा, इनकी संख्या में वृद्धि होगी, उसे कहेंगे प्रचुरोद भवन। और द्वितीयक लसिका भंगों में ही ये लसिकाणु जो एंटीबॉडीज बनाकर प्रतिजन से अभिक्रिया करेंगे। तो समझ में आया बेटा, प्राथमिक लसिका और द्वितीयक लसिका। प्राथमिक लसिका में क्या होगा, लसिकाणुओं का लसिकाणुओं की उत्पत्ति और परिपक्वन। इसमें क्या होगा बेटा, लसिकाणु का प्रचुरोद भवन का मतलब है संख्या में वृद्धि होगी, प्रचुरोद भवन द्वारा संख्या में वृद्धि होगी। देखिए वापस इधर समझिए बेटा, प्राथमिक लसिका भंगों में लसिकाणु का निर्माण होगा, फिर लसिकाणु का परिपक्वन भी प्राथमिक लसिकाणु में होगा। परिपक्व लसिकाणु कहाँ जाएंगे, परिपक्व लसिकाणु बेटा द्वितीयक लसिका भंगों में जाएंगे और वहां जाने के पश्चात विशिष्ट एंटीजन से अभिक्रिया करेंगे, प्रतिजन प्रतिरक्षी अनुक्रिया होगी और ये प्रचुरोद भवन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करेंगे और प्रतिजन से प्रबल रूप से लड़ने का कार्य करेंगे और प्रबल प्रतिजन प्रतिरक्षी अनुक्रिया होगी। क्लियर, प्राथमिक लसिका भंग और द्वितीयक लसिका भंग क्लियर, यहां तक क्लियर है। आगे चले, इसी में एक और ये समझना बेटा कौन कौन से अंग हैं। प्राथमिक लसिका भंग जो है दो है बेटा, एक है अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा प्राथमिक लसिका भंग है। बोन मैरो। और द्वितीय जो लसिका भंग है बेटा, दूसरा जो प्राथमिक लसिका भंग है वह है थाइमस, वो है थाइमस। तो इन दोनों को अपन पहले इनके बारे में पढ़ते हैं बेटा, फिर अपन पढ़ेंगे द्वितीयक लसिका भंग और द्वितीयक लसिका भंग कौन कौन से हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पहला जो लसिका भंग है प्राथमिक लसिका भंग वो है बेटा अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, या इसको लिखता है बेटा बोन मेरो, अस्थि मज्जा या बोन मेरो। देखिए अस्थि मज्जा या बोन मेरो जो है बेटा ये प्रमुख लसिका भंग है। यहाँ पे क्या होता है, अस्थि मज्जा में लसिकाणुओं का निर्माण होता है और लसिकाणुओं के अलावा और क्या होता है, रक्त की समस्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। तो बेटा इसमें याद ध्यान रखना आपको, मुख्य या प्रमुख लसिका भंग है, ये प्रमुख लसिका भंग है। फिर क्या ध्यान रखना है, लसिकाणुओं के साथ, लसिकाणु सहित सभी रक्त की कोशिकाओं, सभी रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सभी प्रकार की रक्त कोशिकाएं बनती हैं किसमें, अस्थि मज्जा में। तो अस्थि मज्जा में सभी रक्त कोशिकाओं सहित लसिकाणुओं का निर्माण होता है और इसमें क्या होता है, ये मुख्य लसिका भंग है। ये क्या है, मुख्य लसिका भंग है। और यहाँ पर क्या होता है बेटा, लसिका बनती है और लसिकाणु का यहाँ पर क्या होता है, परिपक्वन भी होता है, लसिकाणु का परिपक्वन। टी लिम्फोसाइट जो है बेटा, कौन सी लसिकाणु का, टी लसिकाणु का क्या होता है, यहाँ पर टी लसिकाणु का परिपक्वन कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा। ठीक है बेटा, लसिकाणु का परिपक्वन अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट बेटा दूसरा जो अंग है थाइमस, ये दोनों प्राथमिक लसिका भंग है। थाइमस, थाइमस में क्या होता है बेटा, यहाँ भी लसिकाणु का निर्माण होता है और परिपक्वन होता है, लसिकाणु का निर्माण व परिपक्वन होता है। नेक्स्ट बेटा थाइमस जो है, थाइमस क्या है, थाइमस क्या पढ़ा हुआ आपने, ग्रंथि है, एक पालित ग्रंथि है, एक पालीयुक्त ग्रंथि है थाइमस, जो शरीर में कहाँ स्थित होती है, शरीर में हृदय के पास जो उरोस्थी है, स्टर्नम है, उस स्टर्नम के नीचे हृदय के पास स्थित होती है। और थाइमस में भी टी लसिकाणुओं का, टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन भी होता है। तो यहाँ क्या लिखना पड़ा, ये जो है थाइमस एक पालित ग्रंथि है, कहाँ स्थित होती है, हृदय के पास, उरोस्थी जो होती है स्टर्नम उसके नीचे, उरोस्थी या स्टर्नम के नीचे स्थित होती है। और थाइमस में क्या विशेषता है,
ये थाइमस जो है जन्म के समय बड़ी होती हैं, बड़ी, और धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ, आयु बढ़ने पर इसका आकार क्या हो जाता है, छोटी होती जाती है। धीरे धीरे आयु बढ़ने पर ये छोटी होती जाती है। तो क्लियर बेटा, थाइमस और अस्थिमज्जा ये दोनों क्या है, प्राथमिक लसिका अंग है। यहाँ पर लसिकाणुओं का निर्माण और लसिकाणुओं का परिपक्वन होता है। यहाँ पर लसिकाणु का प्रचुरोद भवन नहीं होता है। थाइमस में परिपक्व होने के पश्चात ये लसिकाणु है कहाँ जाएंगे, ये द्वितीयक लसिका अंगों में जाएंगे। द्वितीयक लसिका अंग कौन कौन से हैं वो अभी अपन पढ़ेंगे। वहां जाएंगे और वहां पर प्रतिजन से क्रिया करके प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया होगी और प्रतिजन को नष्ट करने का ये कार्य करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे नेक्स्ट चलते हैं अपन। देखिए अपन ने क्या पढ़ लिया बेटा, प्रतिरक्षा तंत्र पढ़ रहे हैं। प्रतिरक्षा तंत्र किस लिए उत्तरदायी है, ये तीन चीजें याद रखनी है। एलर्जी के लिए उत्तरदायी अपने शरीर का कौन सा तंत्र है, तो प्रतिरक्षा तंत्र है। कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अंग प्रत्यारोपण में कौन सा तंत्र महत्वपूर्ण होता है, प्रतिरक्षा तंत्र। क्योंकि जिस व्यक्ति का अंग ट्रांसप्लांट करते हैं उसका, और जिसमें करते हैं ग्राही और दाता दोनों व्यक्तियों का एंटीजन एंटीबॉडी मिलाए जाते हैं। स्व प्रतिरक्षा रोग जो होते हैं, कुछ रोग हैं जो अपने ही प्रतिरक्षा तंत्र अपने शरीर में उत्पन्न करते हैं, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल कौन है, प्रतिरक्षा तंत्र। ये क्या करता है बेटा, ये स्मृति पर आधारित है, प्रतिजन प्रतिरक्षा अनुक्रिया करता है और प्रतिरक्षी बनाने का कार्य करता है। फिर अपने प्रतिरक्षा तंत्र में कौन कौन सी संरचनाएं सम्मिलित हैं, ये संरचनाएं मिलकर ही प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती हैं। ये अपना पढ़ा बेटा लसिका भंग, लसिका बुत्तक, लसिका कोशिका, घुलनशील कोशिकाएं या घुलनशील अणु। फिर अपन ने लसिका अंग पढ़े हैं। लसिका अंग क्या है, वे अंग जहां पर लसिकाणु की उत्पत्ति, निर्माण, परिपक्वन और प्रचुरोदभवन होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक लसिका अंग और द्वितीयक लसिका अंग। प्राथमिक लसिका अंग ये लसिकाणु की उत्पत्ति और परिपक्वन होता है, यहाँ पर लसिकाणु का प्रचुरोदभवन होता है। प्राथमिक लसिका अंग दो हैं, अस्थिमज्जा और थाइमस। इनके बारे में आपने पढ़ा है, अस्थिमज्जा और थाइमस। फिर अपन पढ़ते बेटा द्वितीयक लसिका अंग। द्वितीयक लसिका अंग, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ये बेटा अपन पढ़ चुके हैं कि द्वितीयक लसिका अंगों में क्या होता है, लसिकाणु का प्रचुरोदभवन होता है। लसिकाणु का प्रचुरोदभवन होगा। लसिकाणु का क्या होगा, प्रचुरोदभवन क्या होता है, द्वितीयक लसिका अंगों में। देखिए वापस क्या होता है बेटा कि प्राथमिक लसिका अंग जो है थाइमस और अस्थिमज्जा, थाइमस में बनने वाले लसिकाणु अस्थिमज्जा में परिपक्व होंगे और अस्थिमज्जा में परिपक्व होने के पश्चात, और थाइमस में परिपक्व के पश्चात और अस्थिमज्जा में लसिकाणु के परिपक्व होने के पश्चात ये लसिकाणु कहाँ जाएंगे, द्वितीयक लसिका अंगों में जाते हैं। देखिए बेटा प्राथमिक लसिका अंग जो है, प्राथमिक लसिका अंग, लसिकाणु बने क्या होता है बेटा, यहाँ पर लसिकाणु का निर्माण होता है, लसिकाणु की उत्पत्ति होती है और यहीं पे क्या होता है, इनका परिपक्वन हो गया। परिपक्वन होने के पश्चात ये परिपक्व लसिकाणु कहाँ जाएंगे, परिपक्व लसिकाणु कहाँ जाएंगे बेटा, द्वितीयक लसिका अंगों में। ये कहाँ जाएंगे, द्वितीयक लसिका अंग में। तो द्वितीयक लसिका जो अंग है, द्वितीयक लसिका अंग में जाएंगे। तो द्वितीयक लसिका जो अंग है ये स्वयं लसिकाणु बना रहे क्या, द्वितीयक लसिका अंग जो है वो स्वयं लसिकाणु बना रहे या नहीं बना रहे, नहीं बना रहे। तो द्वितीयक लसिका अंग में परिपक्व लसिकाणु प्राप्त होते हैं, यहाँ पर ये लसिकाणु स्थित होते हैं। द्वितीयक लसिका अंगों में ही प्रतिजन और प्रतिरक्षी की अनुक्रिया होती है। तो ये समझ में आया बेटा। अब देखिए द्वितीयक लसिका जो अंग है, द्वितीयक लसिका अंग जैसे ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट है बेटा। जैसे बी लिम्फोसाइट का आपने उदाहरण पढ़ा था बेटा। बी लिम्फोसाइट क्या है, बी लिम्फोसाइट परिपक्व होने के पश्चात अपने पढ़ा था ये प्रतिरक्षा में कि परिपक्व होने के पश्चात क्या कहलाता है, प्लाज्मा सेल कहलाता है।
बी प्लाज्मा सेल कहलाता है। और बी प्लाज्मा सेल, बी लिम्फोसाइट परिपक्व होने पर बी प्लाज्मा सेल कहलाता है। और इस बी प्लाज्मा सेल की सतह पर जो एंटी बॉडी उपस्थित है, प्रतिरक्षी जो उपस्थित है, ये क्या कर देता है, ये कोशिका में उसको छोड़ देता है। ये कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा में पढ़ा था अपने, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा में पढ़ा था। तो बी लिम्फोसाइट जो है इसका परिपक्वन बेरा होने के पश्चात तो बी प्लाज्मा सेल कहलाता है। बी परिपक्व लसिकाणु ही द्वितीयक लसिका अंग में जाते हैं, ये समझा रहा हूं मैं। ये क्लियर हो गया? लसिकाणु का परिपक्वन कहां होता है? अरे क्वेश्चन आ जाए, लसिकाणु का परिपक्वन कहां होगा? निर्माण कहां होता है बेटा? प्राथमिक लसिका अंग में होता है। कहां होगा? प्राथमिक लसिका अंग में। ये ध्यान रखना बेटा, निर्माण और परिपक्व। और तो फिर द्वितीयक लसिका अंग में क्या होता है? द्वितीयक लसिका अंगों में लसिकाणुओं का क्या होता है? तो आपको लिखना है क्या होता है बेटा? सिर्फ क्या होता है? प्रचुरोद भवन होता है। क्या होता है? प्रचुरोद भवन की क्रिया होगी। प्रोलिफेरेशन, प्रोलिफेरेशन की क्रिया होगी। और ये संख्या में, इसका मतलब है प्रचुरोद भवन का, इस संख्या में क्या होगी? इनकी वृद्धि होगी। संख्या में वृद्धि होगी, संख्या में ज्यादा है तो प्रतिजन के खिलाफ ये लड़ने की क्षमता भी इनकी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो प्रबल प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया होगी। प्रबल प्रतिजन प्रतिरक्षी अनुक्रिया होगी, जिससे प्रतिजन को प्रतिरक्षी क्या करेंगे? नष्ट कर देते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? लसिकाणुओं का निर्माण प्राथमिक लसिका अंग में, परिपक्वन प्राथमिक लसिका अंग में, प्रचुरोद भवन द्वितीयक लसिका अंग में। तो अब अपन पढ़ रहे थे बेटा लसिका, द्वितीयक लसिका अंग है ये कौन कौन से बेटा? द्वितीयक लसिका जो अंग है कौन कौन से हैं? लसिका अंग, द्वितीयक लसिका अंग। देखिए मुख्य रूप से जो बड़ा एक स्प्लीन, प्लीहा, हिंदी में क्या कहते हैं? प्लीहा, या इसको लिखते हैं स्प्लीन। प्लीहा या स्प्लीन ये क्या है? द्वितीयक लसिका अंग है। देखिए बेटा प्लीहा जो है प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित संरचना है। कौन सा लसिका अंग है? द्वितीयक लसिका अंग है। तो प्लीहा क्या होता है? प्लीहा एक सेम के बीच जो होता है उसके आकार की बड़ी संरचना होती है। इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें बड़ा क्या होते हैं? बक्सकाणु और लसिकाणु स्थित होते हैं। इसमें क्या होते हैं? बक्सकाणु और लसिकाणु स्थित होते हैं। स्थित होते हैं, बनते नहीं है। तो कहां से आए ये प्राथमिक लसिकाणु से, प्राथमिक लसिका अंगों से आए हैं, क्योंकि द्वितीयक लसिका अंग है। तो इसमें लिखना बड़ा ये सेम के बीज के आकार की, सेम का जो बीज होता है बीज आकार की संरचना होती है। दूसरा बड़ा ये जो है इसमें क्या होते हैं? लसिकाणु व बक्सकाणु, लसिकाणु व बक्सकाणु उपस्थित होते हैं। ये क्या करते हैं? रुधिर जो है बेटा, रुधिर जब प्लीहा में प्रवेश करता है तो रुधिर में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव, उनको ये प्लीहा क्या करता है? अपने में फंसा देता है, अपने में फांस कर उनको रोक देता है और रुधिर का फिल्ट्रेशन का कार्य करता है। तो ये क्या काम करेगा बेटा? रुधिर में या रक्त में उत्पन्न होने वाले, रक्त में उत्पन्न सूक्ष्म जीवों को अपने में क्या कर देता है? ये फांस देता है या फंसा देता है। फांस कर रक्त निस्यंदन या फिल्ट्रेशन करता है। रुधिर का निस्यंदन या क्या करता है बेटा? फिल्ट्रेशन का कार्य करता है। और स्प्लीन जो है, स्प्लीन को क्या कहते हैं? आरबीसी का भंडार भी कहते हैं, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लीन को क्या कहते हैं? इसके बारे में ये भी ध्यान रखना है, ये आरबीसी का भंडार ग्रह है, भंडार ग्रह, या इसको लिखते हैं बेटा आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। क्लियर बेटा? तो स्प्लीन पढ़ रहे हैं, द्वितीयक लसिका अंग है, सेम के बीच के आकार की संरचना है। लसिकाणु और बक्सकाणु इसमें पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? रुधिर में उपस्थित सूक्ष्म जीव को स्प्लीन अपने में फंसा देता है। जैसे ही सूक्ष्म जीव इसमें फंसेगा तो स्प्लीन में जो लसिकाणु और बक्सकाणु है ये इसको बक्सकाणु क्रिया द्वारा या तो नष्ट कर देंगे, या लसिकाणु जो है इस प्रतिजन के खिलाफ क्या बनाएगा? इस सूक्ष्म जीव के खिलाफ प्रतिरक्षी बनाकर इसको नष्ट करता है। ये स्प्लीन। दूसरा बेटा द्वितीयक लसिका अंग है
लसिका ग्रंथियां, लसिका ग्रंथियां। देखिए ये क्या होती है बेटा, लसिका ग्रंथियां क्या होती है? ये छोटी और ठोस संरचनाएं होती हैं जो अपने शरीर के विभिन्न भागों में, शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसके विभिन्न भागों में स्थित होती हैं। तो बेटा इसमें क्या आपको याद रखना है, ये ठोस व छोटी संरचनाएं हैं, ठोस व छोटी संरचना होती है जो शरीर के विभिन्न भागों में, शरीर के जो प्रतिरक्षा तंत्र हैं, शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र के विभिन्न भागों में स्थित, विभिन्न स्थलों पर स्थित, विभिन्न स्थलों पर स्थित होती हैं। इन्हें लिम्फ नोड भी कहते हैं बेटा। तीसरी चीज बेटा, ये लसिका ग्रंथियां क्या करती हैं? देखिए लसिका ग्रंथियां जो हैं, जैसे स्प्लीन जो है रुधिर का निस्यंदन करता था, उसी तरह लसिका ग्रंथियां जो हैं, ये बेटा लसिका तरल जो होता है, लिम्फ जो होता है लसिका, उस लसिका या उत्तक तरल में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको अपने में फंसाकर प्रतिजन प्रतिरक्षी अनुक्रिया को प्रेरित करता है। तो ये क्या करेगा लसिका, ये बड़ा लसिका में, लसिका जो तरल है, लसिका द्रव जो है जिसे अपन लिम्फ कहते हैं बेटा, वह ऊतक तरल, इसमें उपस्थित सूक्ष्म जीव या एंटीजन, किसी भी प्रकार का कोई सूक्ष्म जीव रोगजनक या एंटीजन है, उसको क्या करेगा, ये अपने में फंसा लेता है। फंसा कर बेटा प्रतिरक्षी निर्माण को प्रेरण करता है, प्रतिरक्षी निर्माण का प्रेरण या इन्हें उत्तेजित करता है, जिससे इन प्रतिजन को नष्ट करने का कार्य प्रतिरक्षियों द्वारा किया जाता है। तो लसिका ग्रंथियां समझ में बेटा क्या होता है? छोटी ठोस संरचनाएं जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में विभिन्न स्थलों पर, भिन्न भिन्न स्थलों पर पाई जाती हैं। ये लसिका द्रव और उत्तक द्रव में जो सूक्ष्म जीव और एंटीजन आते हैं उनको फंसाकर नष्ट करने का कार्य करती है। और है बेटा, और जो द्वितीयक लसिका भंग है, और जो द्वितीयक लसिका भंग है बेटा, वो नाम याद रखना है और कहाँ कहाँ पाया जाता है ये ध्यान रखना आपको। जैसे बेटा पेयर पेचेस, पेयर पेचेस ये शुद्धांत्र में होता है बेटा। यहाँ भी प्रतिजन प्रतिरक्षी अनुक्रिया होती है और लसिकाणों का प्रचुरोद भवन होता है। शुद्धांत्र में स्थित टॉन्सिल, टॉन्सिल गले में स्थित होता है। यहाँ भी प्रतिजन प्रतिरक्षी अनुक्रिया होती है और प्रतिरक्षियों का या लसिकाणों का प्रचुरोद भवन होता है। अपेंडिक्स परिशेषिका, अपेंडिक्स एक बेटा और है MALT, MALT इसको कहता है बेटा ये म्यूकोसल एसोसिएटेड, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, म्यूकोसल यानी श्लेष्मी, श्लेष्म संबंध, श्लेष्म संबंध लसिकाभ उत्तक, श्लेष्म संबंध लसिकाभ उत्तक। देखिए बेटा MALT या श्लेष्म संबंध लसिकाभ उत्तक क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है बेटा। MALT क्या होता है, अपने शरीर के जो विभिन्न पथ हैं, शरीर के विभिन्न पथ कौन कौन से हैं, इससे श्वसन पथ है, नाक के द्वारा बाहर खुलता है, पाचन वाला पथ है और उत्सर्जन पथ है, जनन पथ है। इन पथों की जो लाइनिंग है, इन पथों के जो आस्तर हैं, उपकला आस्तर जो हैं, उन आस्तरों पर ये MALT प्रकार का प्रतिरक्षी अंग पाया, प्रतिरक्षी उत्तक पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है बेटा ये कहाँ पाया जाता है? शरीर के विभिन्न पथों में, शरीर के विभिन्न पथों, कौन कौन से पथ बेटा? श्वसन, जनन, पाचन आदि पथों के जो आस्तर हैं, आदि पथों के आस्तर क्या मीन्स लाइनिंग है बेटा। जैसे ये पथ है तो उसके आस्तर में ये लाइनिंग जो है, इन लाइनिंग में, इन पथों में इस प्रकार का लसिकाभ उत्तक पाया जाता है।
ठीक है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट है, ये जो लसिका ऊतक है बेटा, ये टोटल लसिका ऊतक का, अपने शरीर का जो टोटल लसिका ऊतक है उसका 50% लसिका ऊतक होता है। टोटल जो लसिका ऊतक है बेटा, टोटल जो लसिका संरचना है, टोटल जो प्रतिरक्षी बनाने वाली संरचनाओं का 50% भाग कौन सा होता है? MALT होता है। तो ये बेटा अपन ने पढ़ा है प्रतिरक्षा तंत्र में, प्रतिरक्षा तंत्र पढ़ा है। प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में कि प्रतिरक्षा तंत्र की संरचनाओं को पढ़ा है। लसिका अंग पढ़ा है, दो प्रकार के हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में फिर अपने अस्थि मज्जा और थाइमस को पढ़ा है। द्वितीयक लसिका अंग पढ़े हैं। द्वितीयक लसिका अंगों में क्या होता है? लसिकाणु का प्रतिरोध भवन होता है, न कि निर्माण और उत्पत्ति होती है। फिर ये एक एक करके द्वितीयक लसिका अंग पढ़े हैं बेटा। स्प्लीन पढ़ा है, प्लीहा, लसिका ग्रंथिया, पेर पेचे, टॉन्सिल, परिसेचिका और MALT। MALT टोटल लिम्फोइड ऑर्गन या टोटल लिम्फोइड टिश्यू का 50% भाग MALT होता है। क्लियर बेटा? ठीक है। फिर नेक्स्ट अपने टॉपिक बचा बेटा, अपन पढ़ेंगे टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना बेटा, ताकि और जो बच्चे कंपटीशन की और 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं उनको फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा होए। ओके।